हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार सिंह यूनिक एडु सेंटर में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था और रेसिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। मैंने रेसिस्टेंस ओम्स लॉ के पहले ही पढ़ा दिया था, क्योंकि ओम्स लॉ जब मैं पढ़ाता हूं तो फिर रेसिस्टेंस में आपकी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए रेसिस्टेंस पहले ही पढ़ा दिया था, रेसिस्टिविटी भी पहले पढ़ा दिया हूँ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो था क्वेश्चन भी हमने करवा दिया आपको। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो सर्किट इज जस्ट अ पाथ। जैसे आप मैप देखते हो तो दो डेस्टिनेशन आप सेट करते हो, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट बी पॉइंट जब डेस्टिनेशन सेट करते हो तो आपको एक रास्ता बताया जाता है कि अच्छा आपको ऐसे जाना है। ठीक है, तो वैसे ही आपका करंट जिस रास्ते से जाए, करंट जिस तरीके से फ्लो कर रहा हो, ठीक है, तो उस रास्ते को, उस कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज जस्ट अ कंटिन्यूअस पाथ, एक जस्ट क्लोज पाथ होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है। क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ इसलिए होता है क्योंकि जब वो क्लोज पाथ होगा तभी उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, और कंटिन्यूअस पाथ का मतलब होता है कि उसके अंदर लगातार करंट फ्लो करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको कहा जाता है इट इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ and continuous path through which electric current flows। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उस क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि करंट का हमें रास्ता पता चल गया। ठीक है, अब करंट का रास्ता पता चल गया तो करंट जब फ्लो करेगा तो करंट अकेले फ्लो नहीं करेगा। करंट को फ्लो करवाने के लिए आपको बैटरी चाहिए, बैटरी चाहिए प्लस वायर चाहिए, वायर चाहिए तो सर्किट ब्रेकर भी चाहिए, यानी कि आपको स्विच भी चाहिए, और स्विच चाहिए फिर उसके बाद उसके अंदर कोई मतलब कि बिना मतलब का फालतू का ऐसे तार जोड़ करके कोई थोड़ी रख देता है, नहीं रखता। तो उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई लोड भी यूज करते हैं। लोड का मतलब रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज, कुछ भी हम लोग कोई ना कोई एक कंपोनेंट यूज करते हैं जो कि करंट को ड्रॉन करे। ठीक है, तो जब इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग यूज करते हैं किसी सर्किट में तो उन कंपोनेंट्स का एक सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन आपका सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो क्या होता है? सर्किट डायग्राम इट इज अ schematic representation of all the components of the इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका एक सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम बना करके जो होता है हम उसे सर्किट डायग्राम बोलते हैं। क्लियर? तो सर्किट डायग्राम अपने को पता चल गया, इलेक्ट्रिक सर्किट पता चल गया। अब हम एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस तरीके का हमारा बन सकता है, जो कि ये हमारा एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिए जिसका माइनस प्लस एंड हो गया। हम यहाँ पे एक एमीटर जोड़ देते हैं और एक एमीटर हो गया हमारा। हम यहाँ पे एक स्विच भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो कि क्लोज है, एक एमीटर जो कि प्लस इन माइनस इन, और हम यहाँ पे एक रेसिस्टर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। हम यहाँ पे मन करेगा तो वोल्ट मीटर भी ऐसे जोड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ता है। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन अभी आपको नहीं समझा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सीरीज पैरेलल कनेक्शन आपको हम समझा, जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। वोल्ट मीटर ऐसे क्यों जोड़ा, पैरेलल में क्यों जोड़ा, और जो आपका ए मीटर है वो आपको इस तरीके से सीरीज में क्यों जोड़ा। ठीक है, ये चीज जैसे आपका स्टार्ट होगा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उस वीडियो में सारी चीज हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डिस्कस कर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए, जैसे हम कुछ कंपोनेंट्स हमें बताएंगे जिस कंपोनेंट्स के कुछ सिंबल होते हैं। जैसे अभी हम बल्ब बनाए तो बल्ब का कुछ इस तरीके का हम सिंबल बना दिए। ठीक है, तो बल्ब का एक सिंबल हो गया। जैसे वोल्ट मीटर यूज किया तो वोल्ट मीटर का कुछ सिंबल बना दिया, वोल्ट मीटर लिखे नहीं। ठीक है, बैटरी यूज किया तो बैटरी का कुछ सिंबल बना दिए। तो ऐसे कुछ कुछ मेजर सिंबल्स है जो कि यूज होते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी ये सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है,
तो आप एक बार उस बुक्स के थ्रू आप एक बार चले जाइएगा, मतलब उस बुक्स में एक बार देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा डायग्राम है वो है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स का मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स हो गए, और यहाँ पे उनके सिंबल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे उनके सिंबल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट्स में हमारा जो हो जाएगा, सेल लेते हैं, सेल। तो सेल का कुछ यूज सिंबल हो जाएगा, एक आपको सिर्फ पॉजिटिव एंड लेना है, दूसरा आपको नेगेटिव एंड लेना है, और इन दोनों को बस कलेक्ट करना है। ये आपका वायर हो गया, ये आपके एक सेल का सिंबल हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो आपको पता होता है बैटरी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि बैटरी के अंदर दो या दो से अधिक सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और फिर आपको एक पॉजिटिव इस तरीके से बना देनी है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आप इस तरीके से थोड़ा सा कर लेंगे, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक बैटरी हो गया, जहाँ पे एक सेल, आपके दो सेल, तीन सेल, ऐसे आपके क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपके दिए गए, ये आपका फिर यहाँ से वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है हमारा स्विच, ठीक है। तो स्विच ओपन भी हो सकता है, स्विच क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। तो स्विच अगर हम ओपन की बात करें, या फिर इन्हें हम प्लग की भी बोलते हैं, ठीक है, प्लग की ओपन और प्लग की क्लोज, ठीक है। तो अगर प्लग की ओपन है या स्विच ओपन है, ठीक है, स्विच और प्लग की हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, प्लग की। तो प्लग की ओपन है, तो इस तरीके से हम लोग इसका डायग्राम यूज करते हैं। ओपन के लिए इसमें बीच में डॉट नहीं देते हैं, ऐसे ये वायर हो गया हमारा, वायर के बीच में इस तरीके का डायग्राम दे देंगे। अगर यही चीज हमारा जो होगा स्विच या प्लग की क्लोज होगा, स्विच या प्लग की जो होगा क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, क्लोज जो होगा, देखिए क्लोज प्लग के अलावा में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही चीज यूज करेंगे, बस इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग डॉट्स लगा देंगे, ठीक है। डॉट्स रिप्रेजेंट करेगा कि सर्किट क्या आपका क्लोज है, अभी इसमें करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल का, हो गया बैटरी का, हो गया स्विच का, हो गया आपका। चौथा में हम आपको 5वां नंबर में बल्ब भी बता देते हैं। देखिए, बल्ब जो होता है आपका कुछ इस तरीके का होता है सिंबल, ठीक है। अगर ग्लो कर रहा है तो आप इसे इसमें ऐसे ऐसे डॉट दे सकते हो, नहीं ग्लो कर रहा है तो आप ऐसे भी दे सकते हो बल्ब को, ठीक है। तो आपके 5 सिंबल्स हो गए। हम और भी कुछ कुछ सिंबल्स बताते हैं, इसको ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ये हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा सिंबल होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए V ऐसे करके V लिख देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव, दूसरा तरफ नेगेटिव। ध्यान रहे कि वोल्ट मीटर लगाएगा, एमीटर लगेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखना कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखोगे तो फिर आपका सिंबल गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 7 में हम लोग लिखेंगे एमीटर के लिए, एमीटर के लिए, एमीटर के लिए जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सिंबल, सिर्फ हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 7 में हमारा आता है वायर, ठीक है, वायर क्रॉसिंग और वायर ज्वाइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वायर क्रॉसिंग, वायर क्रॉसिंग, ओके। तो वायर जो क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग का मतलब होता है वायर इसके ऊपर से पास कर जाना, क्रॉसिंग का मतलब होता है वायर इसके ऊपर से पास कर जाना। तो यूं ऐसे हम लोग पास क्रॉस के ऊपर से, मतलब ये वायर है हमारा, इसके ऊपर से अगर कोई तार ऐसे गया हुआ है तो इसको वायर क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसको चीर कर यहाँ पे इसको मतलब हम लोग काट करके और यहाँ पे एक तार जोड़ दिए तो उसको वायर ज्वाइंट बोलते हैं। तो वायर जो ज्वाइंट होता है हमारा, वायर ज्वाइंट का कुछ इस तरीके से होता है, वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट का कुछ हमारा इस तरीके से फंडा होता है, ये वायर ज्वाइंट हो गया। क्रॉसिंग में क्रॉस कर दिया गया, ज्वाइंट में आपको यहाँ से क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया, ज्वाइंट में यहाँ पे हमेशा आपको डॉट दिखेगा, क्लियर। उसके बाद जो होता है हमारा, हम रेसिस्टेंस की देखते हैं, रेसिस्टेंस 8वां जो हमारा रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस या फिर किसी भी रेसिस्टर की बात करते हैं, रेसिस्टर हम यहाँ पे लिखते हैं जिसका रेसिस्टेंस फिक्स हो,
मतलब रेसिस्टर का मतलब कोई भी एक वैसा कंपोनेंट जिसका रेसिस्टेंस फिक्स है कि 5 ओम, 10 ओम, 25 ओम, 30 ओम, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स्ड रेसिस्टेंस। तो उसका जो हमारा सिंबल होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस का, जो फिक्स्ड रेसिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो सिंबल कुछ इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। कोई भी अगर मान लेते हैं आर होगा तो यहाँ पे हम लोग उसको आर लिखते हैं। ओके, अगर हम बात करें वहीं पे अगर वेरिएबल रेसिस्टर होगा, वेरिएबल रेसिस्टर, तो इसका रेसिस्टेंस फिक्स नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। नाम ही है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। रेसिस्टेंस में, वेरिएबल रेसिस्टेंस रेसिस्टर में आपके आते हैं रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट का मैं फिगर आपको दिखा दूंगा। वेरिएबल रेसिस्टेंस में आपके रियोस्टेट आते हैं। रियोस्टेट जो हमारा होता है, रियोस्टेट के ऊपर एक स्लाइडिंग पोर्शन होता है। जैसे जैसे हम उसको स्लाइडिंग पोर्शन को हम लोग स्लाइड करेंगे ना, तो आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा और घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा। तो वो स्लाइडिंग पोर्शन पे डिपेंड करता है कि वो स्लाइडिंग पोर्शन किस जगह पे स्टेबल है। तो इस तरीके से उसका रेसिस्टेंस तय होता है। तो इसके पास कोई फिक्स रेसिस्टेंस नहीं होता है। तो इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसलिए अगर फिक्स नहीं है तो हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे कर करके इसके बीच में एक ऐसे खींच देते हैं ताकि ये फिक्स्ड ना हो, ये दिखे कि ये फिक्स्ड नहीं है। या फिर इसी के अंदर हम लोग ऐसे कर करके और इसके ऊपर ऐसे जो हमारा रेसिस्टेंस हो गया, या फिर ऐसे ऊपर से ला करके इसके अंदर ऐसे जोड़ देते हैं, ये भी शो करता है कि फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, वेरिएबल रेसिस्टर जिसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, ये रेसिस्टर हो गया, वायर जॉइंट, एमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। अभी कुछ कंपोनेंट्स अगर आपके छूट रहे होंगे तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक देख लीजिएगा। अगर कुछ भी कंपोनेंट छूट रहे होंगे तो आपको उस तरीके से फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट था इतना ज्यादा ये सब, तो इसलिए हम आपको बता दें। जो इंपॉर्टेंट नहीं हो आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, वो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा ओम्स लॉ का टॉपिक, ठीक है, कि ओम्स लॉ हम लोग किसे कहते हैं। तो ओम्स लॉ जो है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट इसका क्या था। देखिए, ओम्स लॉ जो होता है V और I के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो दोनों एंड में हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सप्लाई किया बैटरी के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लाए हैं दोनों एंड में, तो दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस और उसके बीच में जो करंट फ्लो करेगा, इस चीज के रिलेशन को ये बताता है कौन, ओम्स लॉ। इस चीज के रिलेशन को हम लोग किससे समझते हैं, ओम्स लॉ से समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इट गिव्स द, स्टेटमेंट लिखने से पहले, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन V एंड I ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के V और I के बीच का रिलेशन देता है कौन, आपका ओम्स लॉ, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है ये भी चीज समझिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्टेटमेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट flowing through a conductor किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उसका टेम्परेचर और उसका स्ट्रेन जो होना चाहिए बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, तो फिर आपके वोल्टेज भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर का करंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज में एक चीज होता है गिवन, यहाँ पे दे दिए हैं, लिख देते हैं गिवन द टेम्परेचर एंड स्ट्रेन, टेम्परेचर एंड स्ट्रेन remains constant। मतलब कि टेम्परेचर और स्ट्रेन जो होना चाहिए आपका
कांस्टेंट होना चाहिए, ये मस्ट है। द टेम्परेचर एंड द स्ट्रेन मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, आप इसको लिख सकते हो। ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो ऐसे कंडीशन में जो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब हम कहेंगे कि आप जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो एक हमको कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे तो जब टेम्परेचर और उसका स्ट्रेंथ वगैरह सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो उसका रेसिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। ध्यान रहे, रेसिस्टेंस लेंथ वगैरह पे डिपेंड करता है, तो जब लेंथ आप कांस्टेंट कर दोगे, लेंथ बढ़ाओगे नहीं, तो रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में V इक्वल टू आई आर लिख देंगे हम लोग, वेयर R इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। R बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, विच जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। R इज वेयर R इज रेसिस्टेंस which remains constant, which remains constant। R जो हमारा रेसिस्टेंस होगा जो कि इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो ये आपको स्टेटमेंट V इक्वल टू आई आर मिलता है आपके ओम्स लॉ से। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका ओम्स लॉ का है, ठीक है। चलिए, या फिर आप इसे R इज इक्वल टू जो होगा यहाँ से आपका V बाई आई आएगा, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमेशा अलग अलग वैल्यू V का रखोगे, अलग अलग वैल्यू I का रखोगे तो R हमेशा आपको कांस्टेंट आएगा। इस चीज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कभी कभी 10th क्लास में पूछ देता, मैं आपको वही चीज समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक ओमिक कंडक्टर और एक नॉन ओमिक कंडक्टर, अगर मान लेते हैं कि ये R कांस्टेंट है, हम आपको एक ग्राफ भी बना करके दिखा देते हैं कि अगर R कांस्टेंट होगा तो आपका क्या होगा, ठीक है। एक VI ग्राफ हम आपको बनाते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, समझिए। अगर मान लेते हैं आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज है, मतलब ये वोल्टेज है, ये क्या है, करंट है। तो ऐसे कंडीशन में अगर R हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, तो R हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, तो कुछ जो आपका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। तो जितने भी ओमिक कंडक्टर होंगे ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये R को दर्शा रहा होगा, ये रेसिस्टेंस को दर्शा रहा होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओके। नाउ हमारे पास दो तरह के कंडक्टर पाए जाते हैं ओम्स लॉ के बाद, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ के बाद कंडक्टर को दो भाग में बांट दिया गया, एक ओमिक और दूसरा नॉन ओमिक। ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर को कहेंगे जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, ओबेज ओम्स लॉ। और ये जो होते हैं डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब अगर इसका जो ग्राफ बनाएंगे अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो ओमिक कंडक्टर के जो ग्राफ होंगे वो आपका बिल्कुल कुछ इस तरीके का बनेगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ होगा बनेगा कि हम उनको फॉलो नहीं करेगा, मेरा बना जैसे हम वैसे चलेंगे। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, या फिर इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का भी ग्राफ हो सकता है, किसी भी तरीके का इसका ग्राफ हो सकता है, ठीक है। अब नॉन ओमिक कंडक्टर में आपके आते हैं क्या क्या, ओमिक कंडक्टर में जैसे कि आपका देखिए, ओमिक कंडक्टर में जितने भी लगभग आप यूज करते हो, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारे ओमिक कंडक्टर में आते हैं, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या क्या आता है भाई तब, नॉन ओमिक कंडक्टर में आता है आपका पीएन जंक्शन डायोड, डायोड, ठीक है, फिलामेंट्स, ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर आती है, ठीक है। जिसमें कि ये क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। जब इसका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, स्लोप डाउनवर्ड या फिर स्लोप अपवर्ड हो सकता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होता है बिल्कुल कांस्टेंट ग्राफ होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार कभी कभी आ जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इस तरीके का ग्राफ होगा, याद रखिएगा कि इधर करंट और इधर आपका वोल्टेज होगा, ठीक है। ध्यान रहे कि इधर करंट और इधर आपका वोल्टेज होगा। एंड द सेकंड वन, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली, बहुत ज्यादा लक खराब होता है तो एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, जनरली।
तो फिर भी हम बता देते हैं आपको कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप वेरीफाई कीजिए कि ओम्स लॉ क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है कि साइंस लैब में जाना होता है और सारे कंपोनेंट्स को वहां पे ऐड करना होता है, और कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिखाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से एक डायग्राम बना करके छोटा सा, और यहाँ पे 2 4 10 लाइन का स्टेटमेंट लिख करके हम लोग नंबर पा सकते हैं, जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन दे दिया कि ओम्स लॉ को वेरीफाई कीजिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्राइब ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। अगर ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली डिस्क्राइब करने के लिए आ गया तो क्या कीजिएगा। ऐसे कंडीशन में हमें लिखना कैसे कैसे ये हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यानी कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिएगा, यानी कि सबसे पहले आप ओम्स लॉ स्टेटमेंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। यानी कि ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए जो डायग्राम अपने पास होना चाहिए, वो डायग्राम आपको यहाँ पे बना करके दिखा देते हैं। वो डायग्राम कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि ऐसे हम ले लिए यहाँ पे एक बैटरी, ये हमारा एक बैटरी हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये हमारा एक यहाँ पे स्विच हो जाएगा, और जो कि क्लोज है, और यहीं पे हम एक एमीटर ले लेते हैं और हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ये हमारा एमीटर हो गया, ये उसका पॉजिटिव ये उसका नेगेटिव हो गया, ठीक है। हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ला करके इसको ऐसे कर करके यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाना, वेरिएबल रेसिस्टर, और लगा करके यहाँ पे छोड़ देना। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है हम आपको समझाते हैं। रियोस्टेट किसको बोलते हैं, रियोस्टेट जो होता है इट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेरिएबल रेसिस्टर या रियोस्टेट एक ही चीज, मतलब वेरिएबल रेसिस्टर को ही हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए रियोस्टेट के अंदर वेरिएबल रेसिस्टर होता है जिसका रेसिस्टेंस फिक्स्ड नहीं होता है, बार बार रेसिस्टेंस चेंज होता है। रियोस्टेट इज जस्ट अ डिवाइस जिसके ऊपर एक स्लाइडिंग पोर्शन होता है, वो स्लाइडिंग पोर्शन आप स्लाइड करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, तो ऐसे कंडीशन में देखिए अब हमसे क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई कि गिव द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट द करंट इन द सर्किट, यानी कि एक ऐसे कंपोनेंट का नाम बताइए जो कि सर्किट में करंट को रेगुलेट कर सकता है, करंट को चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को बिना चेंज किए। अभी देखिए बताते हैं, अगर हम रियोस्टेट लगा दे किसी सर्किट में, और रियोस्टेट लगाने के बाद अगर हम ये इसको छेड़छाड़ नहीं करें, हम वोल्टेज को छेड़छाड़ नहीं करें, तो भी हम रेसिस्टेंस ज्यादा और कम करके करंट के वैल्यूज को बढ़ा और घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो रियोस्टेट इज जस्ट अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को रेगुलेट कर देता है बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए, ठीक है। मतलब इसको वोल्टेज सोर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं, बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए हुए ही वो क्या करेगा, करंट को बढ़ा घटा सकता है। तो इट इज अ डिवाइस, यहां पे लिख देते हैं इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to device या फिर components of the electric circuit which is used to regulate current in the circuit without changing the voltage source, यानी कि वोल्टेज सोर्स को बिना चेंज किए करंट को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, करंट को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये इसकी खासियत है रियोस्टेट की। अब देखिए हम आपको यहाँ से समझाते हैं, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ला करके यहाँ पे आप इसको छोड़ दो, इधर से आपको इसको फैलाना है, ठीक है। इधर से हम इसको ऐसे ले गए और यहाँ से ऐसे ला करके हम यहाँ पे एक स्लाइडर पोर्शन को डाल दें, क्योंकि ये वाला जो वायर होता है वो उसके स्लाइडिंग पोर्शन से कनेक्टेड होगा, ताकि मतलब इस तरीके से कनेक्टेड होगा ताकि वो स्लाइड करे तो बढ़े घटे। अब हम इसको यहाँ पे ला करके इस तरीके से लगाए ताकि इसको बनाए घटाए तो आपको पता चले कि अच्छा रेसिस्टेंस घटा और बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक रेसिस्टर जोड़ना होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक रेसिस्टर जोड़ सकते हो, यहाँ पे आप एक रेसिस्टर ऐसे इस तरीके से एक रेसिस्टर जोड़ दें जिसका वैल्यू कुछ आर होगा, कोई भी रेसिस्टर एक जोड़ दो अपने मन से जिसका कुछ वैल्यू आर, ओके। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर जोड़ना होगा ताकि वोल्ट मीटर से आप इस रेसिस्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कर सको, देख सको,
ठीक है। तो जो जो चीज आप कंपोनेंट यूज किए हो इलेक्ट्रिक सर्किट में, यही कंपोनेंट आपका यूज होगा। पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन देना आप कभी नहीं भूलिएगा, याद रहे पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन देना। ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से आपके डायरेक्शन आएंगे, ठीक है। ये आपका पोर्शन निगेटिव हो जाएगा, पोर्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन देना आप नहीं भूलेंगे। अब इसमें लिखना क्या है, पहला में तो हमको ओम्स लॉ लिखना है। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना क्या है, जो जो चीज आप कंपोनेंट यूज किए हो, ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। यही डायग्राम आपको बनाना होगा ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए आएगा तो, ठीक है। तो ये डायग्राम बिल्कुल आप याद कर लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ओम्स लॉ का, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, दूसरा स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे क्या, कनेक्ट कनेक्ट क्या, जो जो चीज दिया हुआ, एक बैटरी जिसका नाम हम बी रख देते हैं, स्विच जिसका नाम एस रख देते हैं, एमीटर जिसका नाम ए रख देते हैं, एक रियोस्टेट जिसका नाम आर एच रख देते हैं, रेसिस्टर का नाम आर रखे हुए हैं, वोल्टमीटर का नाम भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो कनेक्ट अ बैटरी बी, ठीक है, कॉमा डाल के लिखिएगा स्विच एस, ठीक है, फिर कॉमा डाल के लिखिएगा एमीटर ए, ठीक है, फिर कॉमा डाल करके लिखिएगा रियोस्टेट आर एच, ऐसे कर करके लिखिएगा, एंड फल्ला चिल्ला ढेकना भी तक, ठीक है। इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। देखिए ये एग्जामिनर को पता चल गया कि ओम्स लॉ क्या होता है, आपको पता है, एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन करने आता है, तो इसके लिए आपने डायग्राम बना दिया। तो आधा नंबर तो आपको सिर्फ इतना और इतना लिख देने से आपको आधा नंबर मिल गया, ठीक है। मतलब अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता तो 5 नंबर में से आधा नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन इतना से आपको मिल गया। 2 नंबर क्वेश्चन लेने के लिए इसको थोड़ा सा लिखना ब्रीफली। 2 नंबर क्वेश्चन में ब्रीफली क्या लिखना है ये भी चीज समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना ये है क्या, यहां से आप 2 नंबर क्वेश्चन में लिखना स्टार्ट कीजिएगा, और लिखना ये स्टार्ट कीजिएगा कि मूव द स्लाइडर पोर्शन ऑफ द रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट के स्लाइडर पोर्शन को, इसका लिखा हुआ स्टेटमेंट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप यहां से ओम्स लॉ की एक क्वेश्चन और इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वहां से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो, लिखा हुआ स्टेटमेंट, ठीक है। अब आपको करना क्या, हम इसमें समझा देते हैं। करना यह है कि इस चीज को आपको स्लाइडर पोर्शन को बार बार स्लाइड करना है। तो इसमें लिख सकते हो कि मूव द स्लाइडर पोर्शन ऑफ द रियोस्टेट, और रियोस्टेट के स्लाइडर पोर्शन को मूव करोगे तो बार बार सर्किट में करंट चेंज होगा, ठीक है। तो बार बार सर्किट में करंट चेंज होगा तो हर एक वैल्यू को लिखना है। मतलब एक बार चेंज किए उसमें करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू लिख दिए। मतलब यहाँ पे एक आई का कॉलम बना लेना, एक वी का कॉलम बना लेना, एक आई का वैल्यू लिख दिया, एक वी का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको इस तरीके से आई और वी का वैल्यू लिखना है, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एग्जाम में लिखना है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कहां से आप लिख सकते हो। तो एग्जाम में आप सीधा सीधा लिख दोगे, द ईच वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट शुड बी नोटेड, यानी कि वैल्यू वोल्टेज और करंट का प्रत्येक वैल्यू क्या होना चाहिए, नोटेड होना चाहिए। मतलब बार बार हम लोग रियोस्टेट को स्लाइड करेंगे, रियोस्टेट के पोजीशन को स्लाइड करेंगे, बार बार रेजिस्टेंस चेंज होगा, बार बार करंट चेंज होगा, तो जितनी बार करंट चेंज होगा उतनी बार करंट और वोल्टेज के वैल्यू को आपको क्या कर लेना है, लिख देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ द वी आई रेशियो शुड बी फाउंड, वी बटा आई रेशियो आपको क्या होना चाहिए, फाउंड होना चाहिए। वी बटा आई रेशियो आपको निकालना होगा। अगर इफ इन ईच ऑफ द केसेस वी बाई आई रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, अगर प्रत्येक केस में वी बटा आई रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है, देन इट इज ओमिक कंडक्टर, और यहाँ पे क्या होगा, आपका ओम्स लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो आपको होता है नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि वी विल फाउंड दैट इन ईच ऑफ द गिवन केसेस द वी बाई आई रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस द ओम्स लॉ प्रूफ्ड, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा कि ओम्स लॉ क्या हो जाता है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका लिखा हुआ स्टेटमेंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तभी डाउनलोड कर लीजिए, उसे जाकर के वहां पे देख लीजिए, कॉपी पे उतार लीजिए। इस चीज में अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।